स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीटीसी या डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में चैप्टर 3 या फिर यूनिट 3, जिसका नाम है पौधों में प्रजनन एवं उसके प्रकार। दोस्तों, अभी तक हमने चैप्टर 1 और 2 ख़त्म कर लिया है, और अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और आज का ये जो हमारा चैप्टर है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। और इसके पहले वाला जो चैप्टर था जिसमें मैंने आपको पुष्प के बारे में बताया है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप वो नहीं समझ पाएंगे तो अभी आज का ये वीडियो आपको जो है वो समझने में कठिनाई होगी। तो इसीलिए आप जो है उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। और साथ ही मैं जो है आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मेरा जो है अभी तक मैथ्स का सीरीज़ जो है वो बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का वो भी ख़त्म हो चुका है, और अगर आपने उसे भी नहीं देखा है तो आप उसे भी क्लियर कर लीजिए, देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका रिप्रोडक्शन, जिसे हम जनन कहते हैं। तो जनन का अर्थ क्या होता है? वैसे तो आपको सभी पता है कि अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं क्या दिया है कि जनन जीवधारियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, और इस प्रक्रिया में जीवों की एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को जन्म देते हैं। जीवन की उत्पत्ति से लेकर आज तक जीवन की निरंतरता जीवों के जनन के कारण बनी हुई है। जीवधारियों का अपना तथा अपनी स्पीसीज का परिरक्षण करना बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्भुत गुण है, और स्पीसीज परिरक्षण इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि माता पिता अपनी ही तरह की संतानों को उत्पन्न करते हैं। तो किसी स्पीसीज की जनसंख्या बढ़ाने का भी जनन एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। तो जनन विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस दौरान जीव अपने अनुकूल विविधताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। दोस्तों, जो जनन की प्रक्रिया होती है यह सभी सजीवों में होती है, क्योंकि निर्जीवों में यह क्रिया नहीं हो सकती। और दूसरी बात यह है कि जनन की वजह से ही हम और आप जो है वह इस दुनिया में हैं, क्योंकि जनन की वजह से ही जितने भी जीव जंतु हैं उनकी पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हुई है। तो यही कारण है कि जनन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सजीवों के लिए। तो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना एक जनन जो है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सजीवों में जनन 2 प्रकार का होता है। सजीवों में क्या जो जनन है वो मुख्य रूप से 2 ही प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, जिसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कि जब कोई जीव जनन के लिए अपने शरीर के किसी भाग, कोशिका या कोशिकाओं अथवा किसी विशेष निर्मित संरचना को इस्तेमाल करता है तथा इन संरचनाओं में कोई लैंगिक संलयन नहीं होता, तो यह लैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतानें पूर्णतः अपने जनक जैसी होती हैं तथा इन संतानों में भी विभिन्नताएं होने की प्रायः संभावना नहीं होती। देखिए, ये जो अलैंगिक जनन होता है इसमें क्या होता है कि जो भी जो नर और मादा होते हैं उनका एक साथ संलयन नहीं होता है। उसमें सिर्फ कोई एक विशेष संरचना होती है उनके शरीर का, या फिर कोई एक भाग होता है जो कि एक दूसरे के साथ कि वहाँ पर रिप्रोडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर दोनों का एक साथ मिलना ज़रूरी नहीं है, बस वो एक जो संरचना है या फिर उसका जो एक भाग है वो अगर आपस में मिल जाए तो यहाँ संलयन हो जाता है। लेकिन एक चीज़ ये है कि अलैंगिक जनन में जो भी जीव बनते हैं वो पूरे का पूरा अपना जनक के जैसे होते हैं, मतलब कि जिसको उन्होंने जहाँ से जन्म लिया है, जैसे मान लीजिए कि वो जिस मातृ कोशिका से जन्म लेते हैं वो एकदम सेम टू सेम उसी के जैसे देखने में होते हैं। और साथ ही इसमें बहुत ही कम ऐसा होता है कि संभावना ना हो कि उसमें एक दूसरे से समानता ना हो, लेकिन जो है लगभग मान के चलिए कि एकदम 2 कॉपी होते हैं वो। लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लैंगिक जनन क्या होता है थोड़ा इसे समझ लेते हैं, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, कि जब किसी जीव अथवा एक ही जीव जाति के 2 सदस्यों द्वारा 2 युग्मकों के संलयन से बने युग्मनज से जो संतान का जन्म होता है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं।
और इस संतान में दोनों युग्मकों के लक्षणों का मिश्रण होता है तथा लैंगिक जनन के फलस्वरूप कई प्रकार की विभिन्नताओं की संभावना रहती है। जैसे कि अगर आपसे कहें कि जो मनुष्यों का जन्म होता है वो लैंगिक जनन से ही होता है, तो इसमें आपने देखा होगा कि सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि सभी का रंग रूप, उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई, उनकी मोटाई, उनका हर चीज़ अलग होता है, उनका चेहरा, हर चीज़। बस समानता किसमें होती है कि वह एक मनुष्य है, तो अभी हम उसको पहचान पाते हैं कि वह मनुष्य है, क्योंकि उसके 2 पैर, 2 हाथ, 2 कान, 2 नाक, ऐसे ही है, मतलब कि चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो पहचान में आता है। लेकिन इसके अलावा उनका जो चेहरा है, उनका बाकी हर चीज़ जो है वो लगभग अलग रहता है। यहाँ पर जो उनके लक्षण होते हैं वह दोनों जो नर और मादा, यानी कि जो मातृ और उनके माता और पिता की जो भी गुण होते हैं उन दोनों का आधा आधा उसमें होता है, उन दोनों के लक्षणों को मिलाकर यहाँ पर जनन होता है। तो इसी तरह का जो होता है वह लैंगिक जनन में होता है। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर अलैंगिक जनन के बारे में, जिसे हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि मेन आपको यहाँ पे पहले समझना होगा। तो इस प्रकार के जनन में 2 लिंगों की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें जीव स्वयं गुणित होते हैं। गुणित का मतलब दोनों मतलब कि जो जीव होते हैं वो अपने आप ही उसमें क्या हो जाता है, उसमें जनन हो जाता है, यानी कि इसमें दोनों लिंगों की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें जो है ये कई विधियाँ होती हैं अलैंगिक जनन की। तो चलिए एक एक विधियों को देखते हैं। सबसे पहला आपका है विखंडन, जिसे हम फिजन कहते हैं। यह यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीवों में होता है और यह जो है 2 प्रकार का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, यानी कि द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन जो है यह अमीबा और पैरामीशियम जैसे एक कोशिकीय जीवों में होता है, जबकि आपका जो बहुखंडन वाला प्रोसेस है वह प्लाज्मोडियम वगैरह में होता है। तो इसमें क्या होता है अभी आप डिटेल से समझेंगे, बस ये उसका पार्ट है। दूसरा आपका अलैंगिक जो है जनन है वह फ्रेगमेंटेशन, जिसे हम खंडन कहते हैं, यह बहुकोशिकीय जीवों में होता है, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। जैसे कि ईस्ट वगैरह जो है उसमें इसी प्रकार का जो है वह जनन होता है। अगला है आपका रीजनरेशन प्रोसेस, यानी कि पुनर्जनन, यह भी आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। और चौथा है आपका बडिंग, जिसे हम मुकुलन या फिर नवोदित कहते हैं, यह जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। और 5वां है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसे हम वानस्पतिक फैलाव या फिर कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहते हैं। और इसमें जो होता है वह पौधों का हर एक अलग अलग कुछ भाग होता है जो कि जनन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और स्पोर फॉर्मेशन को हम कहते हैं बीज निर्माण या फिर बीजांड द्वारा जनन। तो ये भी एक एक चीज़ें अभी आप पढ़ेंगे। और एक चीज़ और दोस्तों, ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जो होता है कुछ मतलब कि जीवों में होता है, यानी कि जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, उसमें होता है और कुछ पौधों में होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह जीवों में भी होता है और पौधों में भी होता है, मतलब जंतुओं और पौधों दोनों में होता है। तो जंतु तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें इसी प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। और साथ ही पौधों में भी यही वाला रिप्रोडक्शन होता है और साथ ही पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो उसे अभी हम देखेंगे, पहले असेक्सुअल पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम बात करेंगे फिजन की। फिजन क्या होता है दोस्तों? फिजन का मतलब होता है कि विखंडन। यहाँ पर होता क्या है कि जब पूर्ण विकसित जब जीव जो है वह पूर्ण विकसित होता है तब यह 2 भागों में विभाजित हो जाता है और इसे हम विखंडन कहते हैं। वैसे जीवों का 2 भागों में विभाजित होता है, लेकिन यह बहुखंडन भी हो सकता है, जैसे कि आपने अभी देखा है, ठीक है, अमीबा में। लेकिन जो होता है वह क्या होता है, एक खंडन होता है, यानी कि बाइनरी होता है, ठीक है, द्विखंडन होता है, यानी कि उसमें जो सेल होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। दोस्तों जैसा कि अमीबा को आप जानते हैं कि वह एक कोशिकीय जीव है, और यानी उसमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है। एक कोशिका होने का अर्थ है कि उसमें जो सेल होगा उसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही कोशिका होगी और एक ही न्यूक्लियस होगा। फिर इसका क्या होता है, विभाजन होता है। ये विभाजन कुछ इस प्रकार का होता है कि पहले जो है इसके अंदर जो है न्यूक्लियस का विभाजन होता है, फिर न्यूक्लियस के विभाजन के बाद जो है ये आपस में अलग हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये इस तरह से यहाँ पे मातृ कोशिका एक बन जाती है और यहाँ पर एक जनक कोशिका बन जाती है। तो मतलब कि उसका डॉटर सेल और मदर सेल बन जाता है, तो दोनों अलग हो जाते हैं और इस तरह से विखंडन प्रोसेस की वजह से क्या होता है, जनन होता है। तो चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं।
कि जब यह दो भागों में विभाजित होता है तो इसे हम द्विखंडन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि लिखा भी है कि पहले केंद्रक विभाजित होता है और फिर कोशिका द्रव्य विभाजित होती है, क्योंकि यह सिर्फ सिंगल सेल में होता है इसीलिए इसमें ऐसे लिखा है। और विखंडन से जब दो जीव बनते हैं तो उस प्रक्रिया को हम द्विखंडन कहते हैं। और अमीबा में द्विखंडन को जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं दिखाया गया है कि पहले उसका जो है वो न्यूक्लियस डिवाइड होता है, यानी कि उसका केंद्रक विभाजित होता है, फिर उसके बाद उसके कोशिका द्रव्य विभाजित होते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद वह अपने मदर सेल से यानी मातृ सेल से या फिर पैतृक सेल से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और डॉटर सेल अलग हो जाती है और मदर सेल अलग हो जाती है। यानी कि जो जहाँ से जन्म हुआ है वो अलग हो जाएगा और जिससे हुआ है वो अलग हो जाएगा, और बाद में फिर वो जिसका जन्म हुआ है वो फिर से आपका द्विखंडन प्रोसेस करेगा और फिर से जन्म होगा। तो ये प्रोसेस बढ़ता चला जाता है। तो अमीबा में द्विखंडन को आप देख सकते हैं, इससे दो संतति कोशिकाएं बनती हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कई नई पीढ़ी को संतति क्यों कहते हैं? क्योंकि जो संतान है उसी को हम संतति कहते हैं, और यह नई पीढ़ी ही है क्योंकि इसमें जो होते हैं वह मतलब वो आगे बढ़ता जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है कि मान लीजिए अमीबा है, ठीक है, उसको किसी जगह पे मान लीजिए उसके अनुकूल परिस्थिति नहीं है, तो उसके अंदर क्या होता है, कोशिका के चारों ओर एक परत बन जाती है, या फिर एक कह सकते हैं कि भित्ति या दीवार बन जाती है जो कि उसको सुरक्षा देती है। क्योंकि वो परिस्थिति मान लीजिए उसके अनुकूल नहीं है, सपोज मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई या बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ गई या उसके अनुरूप वातावरण नहीं है, तो वो क्या होता है, उसके चारों ओर जो है एक भित्ति बन जाती है, और ऐसी अवस्था को हम पुटी या फिर सिस्ट कहते हैं। ये जो अवस्था है जिसमें उसके चारों ओर भित्ति बन जाती है उसे हम पुटी कहते हैं। और पुटी के अंदर कोशिका जो होता है वो कई बार विभाजित होता है और जिससे बहुत सारी संतति कोशिकाएं बनती हैं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बहुखंडन कहते हैं। तो आपने अभी जैसे कि देखा ये अमीबा का आप देख रहे हैं, ठीक है, इसी प्रकार का जो होता है वो प्रोसेस आप जो है पैरामीशियम में देखेंगे, उसमें बहुखंडन होता है, ठीक है। उसमें क्या होते हैं कि ऐसे जीव रहते हैं, इसके अंदर जो आपको पता है कि उसके चारों ओर पुटी बन चुकी है, ठीक है, जो कि उसको आवरण सुरक्षा प्रदान कर रही है। अब एक सेल पहले डिवाइड हुआ, उसका न्यूक्लियस, फिर उसी का दूसरा न्यूक्लियस, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे करते करते बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, और बाद में ये अपना एक अलग से इसी के अंदर क्या होता है, एक सेल बनते जाता है, ठीक है। वो न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो बाद में कोशिका द्रव्य भी तो डिवाइड होता है, तो वो डिवाइड होगा। फिर कुछ टाइम के बाद इसको जब अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो ये फट जाते हैं और फिर यहाँ से अलग होकर के जो है अपना एक अलग जीव बनाते हैं, अलग जो है वो मातृ सेल से अलग हो जाएगा, तो जो डॉटर सेल है वह अलग हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि पुटी के फटने के बाद बहुत सी कोशिकाएं बाहर निकल जाती हैं और फिर वो अपना अलग से प्रजनन करती हैं, अलग अपना जीवन व्यतीत करती हैं, जैसा भी होगा। फिर से उनमें क्या होगा, वैसे ही बहुखंडन होगा, तो हर एक जीव अपना अलग अलग बहुखंडन प्रोसेस करता है, तो इस तरह से जो है उसमें जनन होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगला पढ़ते हैं हम फ्रेगमेंटेशन, जिसे हम खंडन कहते हैं। तो यह मुख्यतः स्पाइरोगाइरिया में होता है, वैसे ये ईस्ट वगैरह में भी इसी प्रकार का प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए कि जब जीव जो होता है वह पूर्ण विकसित होने के बाद साधारणतः 2 या अधिक खंडों में टूट जाता है, तो इसे हम खंडन कहते हैं। ये खंड वृद्धि करके पूर्ण विकसित जीव बन जाते हैं और खंडन की विधि द्वारा किसी चपटे कृमि से 2 चपटे कृमि को बनता हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारा जो स्पाइरोगाइरिया है, पहले क्या था कि सिंपल सा एक हमारा क्या था, मतलब कि एक सेल था, ठीक है, एक सिंपल सा एक सेल जैसा होता है वैसे था। फिर कुछ टाइम के बाद ये क्या हुआ, ऐसे डिवाइड हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, अंदर ही अंदर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ से और यहाँ से। फिर कुछ टाइम के बाद ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, और इसे हम कहते हैं मदर सेल। इसके बाद ये जो दोनों बने हैं वो न्यू बेबी है, यानी कि संतति सेल है, और ये बाद में फिर से अपना अलग जनन करेंगे। तो इस प्रकार का जो भी प्रोसेस होता है वह आपके बहुकोशिकीय जीवों में होता है। अब हम पढ़ेंगे मुकुलन के बारे में। मुकुलन क्या होता है, यानी कि बडिंग। तो आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों में जो होता है वो कलियां निकलती हैं, ठीक है, बड निकलते हैं, मुकुल जिसे हम कहते हैं, तो ये उसी की बात कर रहा है। तो ये अक्सर जो होता है वो जलीय पौधों में इस प्रकार का प्रोसेस होता है।
तो मुकुलन क्या होता है कि शरीर पर एक कलिका या बल्ब की संरचना बनती है जिसे हम मुकुल कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो आपका ये वाला हिस्सा है ये है मुकुल वाला हिस्सा, इसे हम बड कहते हैं। तो ये क्या होता है कि दो भागों में विभाग और उसमें से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है और मुकुल पैतृक जीव से अलग होकर वृद्धि करता है और पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपका मुकुलन प्रोसेस है, इसमें ये जो आपका बड है, ठीक है, पहले तो ये छोटा सा बड रहता है, फिर यहाँ पर सेल जो है वो रहती है, वो आधी सेल मातृ कोशिका में और आधी सेल जो है वह आपके डॉटर सेल में आ जाती है, यानी कि आपके संतति कोशिका में चली आती है। फिर कुछ टाइम के बाद वो मतलब कि पहले न्यूक्लियस विभाजित होगा, फिर सेल विभाजित होगा, फिर जब एक सेल और न्यूक्लियस इसके पास और इसके पास, दोनों के पास अपना अलग अलग अगर न्यूक्लियस हो जाता है तो कुछ टाइम के बाद वह विकसित होकर के यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं एक पूर्ण विकसित हाइड्रा में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन का प्रोसेस होता है। अब हम पढ़ेंगे बीजाणुओं द्वारा जनन, जिसे हम स्पोर्स फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, बाय स्पोर्स। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ जीवाणु तथा निम्न वर्गीय जीव जैसे कि म्यूकस, फर्न या मॉस, कवक वगैरह जो होते हैं, उसमें जो भी जनन होता है वह इसी विधि से होता है। और इस विधि में कोशिका के अंदर केंद्रक अनेक खंडों में विभाजित हो जाता है तथा प्रत्येक खंड के ऊपर कोशिका द्रव्य आ जाती है और कुछ समय के बाद जनक कोशिका की भित्ति टूट जाती है तथा बीजाणु मुक्त हो जाते हैं और अनुकूल परिस्थिति आने पर यह पूर्णतः अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव बन जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रेड में कैसे कवक लगा है, ठीक है, ये एक ब्रेड है, इसमें कवक जो है मैंने उसको जूम करके आपको दिखाया है कि इस तरह से है, ठीक है, कवक में। और ये जो आप इसके अंदर डॉटेड वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, यही है उसका बीजाणु जनन, ठीक है। ये क्या होता है, इसके अंदर बनता रहता है, फिर जब इसकी अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये फट जाते हैं, कुछ ऐसे फटेंगे और यहाँ से जो भी इसके जो सेल हैं वो अलग हो जाएंगे और उड़ करके दूसरी जगह पर जम जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि रोटी है, आपने 2 दिन के लिए छोड़ दी, कुछ दिन 2 दिन के बाद देखेंगे तो उसमें कवक या फफूंदी सी पड़ने लगती है। वो फफूंदी कहाँ से आई, आपने तो उसमें लगाया नहीं था, वो फफूंदी इसी वजह से होती है कि रोटियों में जो आपने अगर 2 दिन तक रख दिया तो ये कवक को जीवित रहने की अनुकूल परिस्थिति होती है और फिर वो वहाँ पर विकसित हो जाता है। और इसी प्रकार से काई वगैरह के लिए भी होती है कि बरसातों में जो होती है वो उसकी अनुकूल परिस्थिति होती है, वह बीज जो है वहाँ वातावरण में वो उपस्थित होते हैं, लेकिन वो सिर्फ उस परिस्थिति का वेट करते हैं कि जब वो ऐसी परिस्थिति आएगी तो हम ग्रोथ कर जाएंगे और अपना जो है फैमिली को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो इस तरह से उसमें क्या हो जाता है कि ब्रेड में जो है कवक लगते हैं और फंगस वगैरह इसी तरह का जनन करते हैं। फिर अगला आप पढ़ेंगे कायिक जनन, जिसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये क्या होता है दोस्तों कि पौधों के किसी भी अंग यानी किसी भी कायिक अंग, जैसे कि उसका तना, जड़ या फिर पत्ती, सभी नहीं हो सकते हैं, ये इन्हीं में से कुछ एक होगा, ठीक है, फूलों से नहीं होगा, ठीक है। पौधों के वैसे अगर जनन के लिए कहा जाए तो 2 भाग होते हैं, एक उसका वेजिटेटिव भाग होता है और एक उसका रिप्रोडक्टिव भाग होता है। वेजिटेटिव भाग में उसके जड़, तना और पत्ती आती है और रिप्रोडक्टिव वाले भाग में फूल आता है और बीज आते हैं। तो अभी जो फूल और बीज से जो जनन होगा पौधों में, वह आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लैंगिक जनन होगा, जिसे आप देखेंगे अभी। लेकिन जो अभी जो जनन हो रहा है पौधों में, जो जड़ से हो रहा है, तना से हो रहा है, पत्ती से हो रहा है, ये जो जनन होगा वो कायिक जनन होता है और इसीलिए इसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि ये इसके वेजिटेटिव पार्ट्स से होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसके उपयोग से एक नए पौधे बन जाते हैं। आपने तो वैसे देखा होगा कि बीज बो दिया तो पौधे हो गए, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है वो ऐसे नहीं हो रहा है। यहाँ पर पौधे जो हैं कुछ अलग तरीके से बोए जा रहे हैं, उनके कायिक भागों से बोए जा रहे हैं, इसीलिए इसे हम कायिक जनन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसके उपयोग से एक नए पौधे का निर्माण बिना किसी प्रजनन अंग की सहायता से होता है, यानी कि फूल या बीज की सहायता से नहीं होता है, बल्कि किसी अलग भागों से हो रहा है, जैसे जड़, तना या पत्ती से हो रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जड़ों द्वारा जो होता है वह शकरकंद, डहेलिया, सतावर वगैरह में क्या होते हैं, इसी से जनन होता है। इसके अलावा तने द्वारा जो भी आपका होता है, जैसे आलू, अदरक, हल्दी, गन्ना, गुलाब, इन सभी का आप अगर तना काट देंगे तो वहां से जनन हो जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा गुलाब की अगर हम डंडी जो है तना उसके काट के दूसरी जगह पर बो दें जमीन पर, तो वो पुनः गुलाब का एक पौधा बन जाता है। इसके अलावा पत्ती के द्वारा जो भी आपका
का मतलब जनन होता है वह अजूबा विगोनिया, जिसे हम एलोवीरा बोलते हैं या फिर घृत कुमारी कहते हैं, उसमें होता है। ठीक है, अजूबा, विगोनिया, एलोवीरा यानी घृत कुमारी, इन सभी में जो जनन होता है वो पत्तियों द्वारा होता है। तो अब चलिए एक एक चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो पत्तियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है, जैसे कि मान लीजिए ब्रायोफिलम है। ब्रायोफिलम एक पत्ती होती है जो कि कुछ इस प्रकार की होती है और उसके किनारे किनारे ऐसे मुकुल लगे होते हैं। ये पत्तियां क्या होती हैं, अपनी डाली से गिर जाती हैं। जैसे मान लीजिए पौधा है और पौधों में पत्ती है, फिर पत्ती क्या है, मान लीजिए नीचे गिर गई। जब वो नीचे गिर जाती है ना, तो इसके जो मुकुल होते हैं ये विकसित हो जाते हैं और विकसित होकर के फिर से एक नया पौधा बना लेते हैं। तो ब्रायोफिलम की जो पत्तियां होती हैं उनके किनारों पर स्थित खांचों में अपासनिक कलियां होती हैं। जैसा कि अभी मैंने आपसे बताया कि कुछ ऐसा ही होता है उसमें, और किनारे किनारे ऐसे कलियां होती हैं और अनुकूल परिस्थितियों में कलियां जो होती हैं वह वृद्धि करके पूर्ण विकसित पौधा बना लेता है। और मनुष्य ने पौधे में कायिक प्रवर्धन विधि का उपयोग अपने लाभ के लिए किया और इससे वह उद्योग, नर्सरी वगैरह में नए नए पौधे उगा सकता है। तो मनुष्यों में जो हम लोग जो है इसका जो है बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर लेते हैं कायिक प्रवर्धन का। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि बात की गई है कि आजकल क्या होता है कि जो रोपड़ होता है, कलम होता है, दाब कलम होता है, ऊतक संवर्धन होता है, ये सारी विधियाँ जो है ना वो आपके जो है इसी में आती हैं। तो अगर हम बात करें रोपड़ की, तो यह भी आपका कायिक प्रवर्धन ही है। इसमें क्या होता है रोपड़ में, इस विधि में हम ऐच्छिक पौधे की जो भी पौधा लेना है, ठीक है, हमारी इच्छा से जो भी पौधा लेना है उसकी टहनी को हम किसी अन्य वृक्ष के मतलब स्कंध पर लगा देते हैं। ठीक है, उसकी टहनी को, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में भी, इसमें क्या किया गया है कि एक पौधा लिया गया है, इसका इस वाली टहनी को काट दिया गया है और दूसरे पौधे के स्कंध यानी कि उस वाले भाग से जोड़ दिया गया है। यहाँ पर उसको जोड़ करके ऐसे गांठ बांध दी गई है। फिर कुछ टाइम के बाद यहाँ से इसको पोषण भी मिलता रहता है और फिर वह विकसित हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है, जब वो लगभग 3-4 महीने के बाद जब विकसित हो जाता है तो उसकी इस गांठ को खोल दिया जाता है और वह पुनः जो है एक बहुत ही अच्छा पौधा बन जाता है। तो अगर जैसे आपको मान लीजिए 2 आम मिल जाए, ठीक है, एक मान लीजिए आपको छोटा देसी साइज का आम मिल जाए और एक आपको दशहरी आम मिल जाए बड़ा साइज का। और देसी वाला आम जो है बहुत ही मीठा है और दशहरी वाला आम बहुत ही बड़ा है। आपको चाहिए कि बड़ा भी रहे और आम मीठा भी रहे, तो इसके लिए आप जो है इसी प्रकार का जनन कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका छोटे वाला जो आम है उसको लेकर के और जो आपका बड़े वाला आम है उसका लेकर के दोनों की टहनियों को आपस में जोड़ दीजिए और फिर उसके बाद वहाँ पर जो है कायिक प्रवर्धन होगा और कुछ टाइम के बाद जो भी फल लगेंगे उनमें दोनों के गुण आ जाएंगे। यानी कि जो आम होगा वो खाने में भी बहुत मीठा और टेस्टी होगा, छोटे वाले देसी आम की तरह, और उसका साइज जो होगा वो बहुत बड़ा होगा दशहरी वाले आम की तरह। तो यहाँ पर क्या है कि स्कंद पौधों का वह भाग होता है जिसके तने पर मिट्टी के नीचे पूरा मूल तंत्र होता है। स्कंद मतलब कि नीचे वाला जड़ वाला हिस्सा और तना यानी कि ऊपर वाला हिस्सा। फिर आप क्या करते हैं कि कलम ऐच्छिक पौधे की टहनी होती है और दोनों भागों को बांध देते हैं। फिर कैम्बियम की प्रक्रिया के कारण कलम और स्कंद जुड़ जाते हैं और स्कंद कलम को क्या देता है, स्कंद आपका मतलब है नीचे जड़ वाला हिस्सा, और जड़ों से ही तो पोषण मिलता है उनको, खनिज लवण वगैरह, तो उसको वहाँ से पोषण मिलेगा और ऐसी इस तरह से पौधा जो है वो ग्रोथ कर जाएगा। और आम की बहुत सी किस्में जो है वो इसी प्रकार प्राप्त की जाती हैं। अगला है आपका कटिंग, जिसे हम बोलते हैं कलम लगाना। जैसे कि गुलाब वगैरह में आपने देखा होगा कि यदि हम गुलाब के पौधे की कलम काट कर नम मिट्टी में लगा दें तो इसमें जड़ निकल आती हैं और बाद में वृद्धि करके नया पौधा बन जाता है। तो कलम लगाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कुछ कलिकाएं अवश्य हों। कलम लगाने की विधि का उपयोग जैसे कि गन्ना और बोगेनविलिया, कैक्टस, अनानास आदि में किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो गन्ने होते हैं उनकी जहाँ गांठें होती हैं वहाँ से काट दीजिए और उसको बो दीजिए। गुलाब होते हैं, गुलाब तो ऐसे ही बोते हैं हम लोग, ठीक है, आपने गुलाब का कभी बीज नहीं देखा होगा, आप जो है गुलाब ऐसे ही बोते होंगे वैसे, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर दाब कलम वृद्धि दिखाई गई है जिसे हम प्रेशर कटिंग कहते हैं। ये भी कटिंग का ही प्रोसेस है लेकिन इसमें थोड़ा अलग होता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि इस विधि में पौधे के किसी शाखा को क्या करते हैं, झुका करके नम मिट्टी में दबा देते हैं और कुछ समय के बाद इसमें से जड़ें निकल आती हैं और उसके बाद नया पौधा बन जाता है।
और नए पौधों को इस पृथक मतलब पैतृक पौधे से काटकर अलग कर देते हैं और नया पौध वृद्धि करके पूर्ण विकसित पौधा बन जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि चमेली का एक नया पौधा बन गया है। ठीक है, कैसे बना है देखिए, यहाँ पर जो ये वाला पौधा है ना, ये आपका ठीक एक चमेली का पेड़ था। इसकी एक डाल को झुकाकर इधर से बांध दिया गया और एक डाल को झुकाकर इधर मिट्टी से दबा दिया गया। अब दोनों मिट्टी में दबे हुए हैं। ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये जो दबा वाला हिस्सा है, इससे जड़ें निकलने लगती हैं और फिर ये ऊपर अपना ग्रोथ करने लगता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और यह ग्रोथ करके अपना एक पूर्ण विकसित पौधा बना लेता है और इस तरह से जैसे कि जनक कोशिका की या मतलब पैतृक पौधे के जैसे बन जाता है। तो इस प्रकार जो है चमेली के पौधे में जो है चमेली का जो पौधा होता है वह दाब कलम विधि से ही उत्पन्न किया जाता है। और इसके अलावा कलम विधि का मतलब तो आपको पता ही है, उसमें काट कर उसको बो देना। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे, अगला है यहाँ पर आपका ऊतक संवर्धन विधि। इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में पौधे के ऊतक में एक छोटे से भाग को काट लेते हैं और इस ऊतक को उचित परिस्थिति में पोषक माध्यम में रखते हैं और ऊतक से एक अनियमित ऊर्ध्वसा बन जाता है जिसे हम कैलस कहते हैं। और कैलस का उपयोग पुनः गुणन में किया जाता है और इस ऊतक का छोटा सा भाग किसी अन्य माध्यम में रखते हैं जो कि पौधों में विभेदन की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। इस पौधे को गमले या फिर भूमि में लगा देते हैं और फिर वो परिपक्व होकर वृद्धि करने लगता है। ऊतक संवर्धन जैसे आजकल शतावरी, गुलदाउदी, आर्किड वगैरह के पौधों में इस प्रकार का होता है। तो इसमें जो है हमने पौधों के कुछ जनन देखे और साथ ही हमने जीवों के भी कुछ जनन के बारे में देखे। तो अब हम नेक्स्ट भी देखते हैं। चलिए, ये जो हमारा टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये इसको जब तक आप ये प्रोसेस नहीं समझेंगे तब तक आपको मतलब पौधों में जो भी पुष्पों में जनन होता है, मतलब फूलों के द्वारा, वह कैसे होता है आप नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए हम इस टॉपिक को क्लियर करते हैं, जिसका नाम है परागण, यानी कि इंग्लिश में इसको पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन क्या होता है कि जब किसी पुष्प के परागकण पराग कोश से निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्प के, ठीक है, यानी कि जाति वही रहे बस, लेकिन वो पुष्प क्या हो जाए, दूसरा हो जाए, दूसरी जगह पर मान लीजिए बो दिया, मान लीजिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर बो दिया, तो उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं, तो इस क्रिया को हम परागण कहते हैं, यानी पॉलिनेशन कहते हैं। और यह 2 प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्वयं गिरते हैं तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। और प्रकृति में स्वपरागण कम होता है। ठीक है, इसको समझने से पहले यहाँ पर आप डायग्राम से समझिए कि क्या होता है स्वपरागण। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है एक डायग्राम स्वपरागण का। इसमें क्या हो रहा है, मैंने आपसे जैसे कि कहा कि क्या होता है कि ये उसी पुष्प के उसी वर्तिकाग्र पर, मतलब कि वही एक ही पुष्प रहेगा और उसी का ही क्या रहेगा, वर्तिकाग्र रहेगा, और उसी का ही क्या रहेगा, मतलब परागकण रहेंगे। तो इंग्लिश में जो है इस वर्तिकाग्र को हम स्टिग्मा कहते हैं और इस पॉलन ग्रेन्स को हम परागकण कहते हैं। ठीक है, और ये एंथर का मतलब परागकोश है जिसमें परागकण यानी पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। और ये जो लंबा वाला हिस्सा है इसे हम बोलते हैं फिलामेंट, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं पुतंतु। ठीक है, या फिर तंतु भी बोल सकते हैं। तो ये जो हिस्से हैं स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र, इसका मतलब हो गया परागकण, इसका मतलब है परागकोश और इसका मतलब है पुतंतु या फिर तंतु। तो आप जैसे कि देख रहे हैं ये जो आपका ये ओवरी वाला पार्ट है, ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, मतलब अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड होता है। ठीक है, तो अंडाशय के अंदर जो बीजांड वाला हिस्सा है, क्योंकि ये क्या है, पुष्प का जो है वो मादा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये वाला जो हिस्सा है जो लंबे लंबे आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, नर जनन भाग है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो आपको पता है कि इस वाले हिस्से से पॉलन ग्रेन्स यानी कि परागकण कैसे होते हैं, रूखे से होते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। ठीक है, फिर जब यही पॉलन ग्रेन्स, ये परागकण
इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं। क्यों चिपकते हैं? क्योंकि जो स्टिग्मा होता है, वर्तिकाग्र होता है, बहुत ही चिपचिपा होता है और चिपचिपा होने के कारण वो तुरंत इस पर चिपक जाता है और जैसे ही चिपकता है तो वह इसके अंदर आता है और ये अभी प्रोसेस आप पढ़ेंगे। बस यहाँ पर क्या आप पढ़ रहे हैं कि जनन प्रोसेस पढ़ने से पहले पौधों में 2 प्रोसेस होता है, एक स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 में आपका जो है वो परागण वाला प्रोसेस होगा और स्टेप 2 में जो होगा वो निषेचन की यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। तो आप जो है यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन समझ गए होंगे कि ये अकेला एक पुष्प है और इसी पुष्प का जो वर्तिकाग्र है और यही पुष्प का क्या है, परागकण है और इसी पुष्प का परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर ही जा रहा है। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है वह सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण होता है। तो यहाँ पर आप स्वपरागण समझ गए होंगे और ये जो प्रोसेस है वह आपके बाइसेक्सुअल प्लांट्स यानी कि द्विलिंगी पुष्पों में होता है, जैसे कि सरसों का पुष्प हो गया, गुड़हल हो गया, इन सभी में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब अगला हम पढ़ेंगे यहाँ पर इसमें और भी कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं जिसे हम कहते हैं मतलब स्वपरागण में क्या होता है कि स्वपरागण में निम्न परिस्थिति आवश्यक होती है। पहला, पुष्प क्या होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि पुष्प क्या होना चाहिए, बाइसेक्सुअल यानी कि द्विलिंगी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि द्विलिंगी का अर्थ होता है कि एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों अंग होने चाहिए। और दूसरा है इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि पुष्प में पुष्प के पुमंग यानी कि मेल वाला पार्ट तथा जायांग यानी कि फीमेल वाला पार्ट साथ साथ परिपक्व होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेल पार्ट पहले प्रोड्यूस होने लगा और फीमेल वाला बाद में हुआ। तो इस प्रकार से क्या होता है, वो एक साथ क्या होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है आपका इसी में ही, स्वपरागण से क्या लाभ होता है। स्वपरागण से निम्न लाभ होते हैं। पहला, बीजों में पैतृक गुणों की शुद्धता बनी रहती है, ठीक है। दूसरा है, कीट जंतु आदि को आकर्षित करने के लिए गंध मकरंद आदि की ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरी नहीं कि इसमें कुछ आर्टिफिशियल कुछ भी लगाए, वो खुद ही अपने आप हो जाता है। और स्वपरागण निश्चित होता है क्योंकि इसमें जब भी रिप्रोडक्शन होगा, मतलब जो भी जनन होगा, पक्का है कि वो फल बनेगा ही और उसमें से बीज होंगे ही, ठीक है। और चौथा पॉइंट है कि स्वपरागण में माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। माध्यम का अर्थ है कि यहाँ पर जो है ले जाने की जरूरत नहीं है, ये जो परागकण है वो अपने आप ही वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं। और पांचवा पॉइंट है कि परागकण कम नष्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि उड़कर चले जाएं या दूसरी जगह पर पहुँच जाएं, ऐसा बहुत कम होता है और इससे पुष्पों को अधिक परागकण उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं रहती है और पुष्प जो होता है बहुत ही अच्छा रहता है, स्ट्रांग माना जाता है। तो इस तरह का जो है इसमें लाभ होता है, लेकिन इसकी कुछ हानियां भी हैं। जैसे इससे निम्न हानियां होती हैं। पहला क्या है कि स्वपरागण से बीजों की संख्या कम होती है और बीज हल्के होते हैं और छोटे भी होते हैं। और स्वपरागण से पौधों में विभिन्नताएं कम होती हैं और अतः नई उन्नतशील जातियां पैदा नहीं की जा सकती। कहने का मतलब है कि बार बार वही रिपीट होता जाएगा तो कुछ भी नया नहीं होगा। तो अगर कुछ नया चाहिए तो इसमें जो क्रिया है परागण की वो बदलनी पड़ेगी। तो इसीलिए हमको जो है अब पर परागण की प्रोसेस को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो यह क्रिया परागण यानी पर परागण कहलाती है, जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो पर परागण के लिए कई साधनों की जरूरत होती है, तभी निम्न साधनों द्वारा जो परागकण हैं वो वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जैसे जल द्वारा या फिर वायु द्वारा या फिर कीटों द्वारा या फिर जंतुओं द्वारा। तो यहाँ पर आप डायग्राम से चलिए समझ लीजिए कि कैसे होता है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको 2 अलग अलग पुष्प दिख रहे हैं, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए तो पहली तो एक नीड ये होनी चाहिए कि दोनों पुष्प में क्या होना चाहिए कि एक पुष्प का जो है वो नर जनन अंग अलग होना चाहिए और दूसरे का अलग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं कि ये इस वाले पुष्प का जो मतलब परागकण है, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स है, वो इस वाले पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहा है और इस वाले पुष्प का जो परागकण है वह इस वाले पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहा है। तो इस तरह का क्रॉस बन रहा है ना, तो इसीलिए इसको क्रॉस पॉलिनेशन इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं पर परागण।
पर परागण का मतलब क्या है कि पराय के द्वारा जो होने वाला परागण प्रोसेस होता है, यानी दूसरे पुष्पों से जो प्रोसेस होता है उसी को कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पर। और जैसे कि आप देख रहे हैं तितली छोटी सी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा है बट एक तितली है, और ये तितली की वजह से ही क्या होगा कि ये इस पर पहुंचेगा, ठीक है, या फिर किसी वायु के द्वारा पहुंच सकता है, या फिर किसी जंतु के द्वारा हो सकता है, या फिर हो सकता है कि बारिश हो जाए और बहकर इसके पास पहुंच जाए, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये सारे प्रोसेस जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। अगला आपका है यहीं पे, इसकी के बारे में पढ़ते हैं। तो पर परागण के क्या लाभ होते हैं, इसके निम्न लाभ हैं, ठीक है। पहला क्या है कि पर परागण से उत्पन्न बीज स्वस्थ होते हैं, बड़े होते हैं तथा संख्या में बहुत अधिक होते हैं। और पर परागण से बीजों की उन्नतशील जातियां प्राप्त की जा सकती हैं। जो चीज़ आप स्व परागण से नहीं प्राप्त कर सकते थे वह पर परागण से प्राप्त कर सकते हैं। और कृत्रिम परागण से रोग अवरोधक जातियां तैयार की जाती हैं। यानी कि मान लीजिए कि अगर किसी पौधे में रोग हो रहा है, लेकिन अगर उसने पर परागण किया है तो उस पौधे से क्या हो सकता है कि आप दूसरे पौधे का परागकण लाकर उस पर लगा सकते हैं, तो उस तरह से वो रोग वाले पौधे से परागण उसमें नहीं आएगा, परागकण उसमें नहीं आएगा और वह पौधा बच जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ हानियां भी हैं, जैसे कि जो पर परागण होता है वह अनिश्चित होता है, ज़रूरी नहीं है कि हो ही, ठीक है, क्योंकि यह माध्यमों पर निर्भर करता है। पर परागण क्या है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो भी आपका रिप्रोडक्शन होगा, जनन होगा, उससे फल बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और पर परागण से जाति की शुद्धता नहीं रह जाती है, क्योंकि वो उसी पुष्प का नहीं होता है। और इसमें जो परागकण होते हैं वो अधिक मात्रा में उत्पन्न करने के लिए तथा अधिक चमकीले रंग उत्पन्न करने के लिए पौधों को भोजन सामग्री अधिक व्यय करनी पड़ती है। ज़्यादा पौधों को खिलाना पिलाना पड़ता है, तभी वो उतनी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में निकालेंगे, चमकीले रंग उत्पन्न करेंगे और अधिक मात्रा में परागकण उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उसको उड़कर जाना है दूसरी जगह पर, इसीलिए। तो यहाँ पर जो है दोनों में अंतर पढ़ लेते हैं। दोनों में क्या मुख्य अंतर होता है कि स्वपरागण और परपरागण में। तो सबसे पहला है आपका कि स्वपरागण के लिए पुष्पों के पुमंग तथा जायांग एक साथ परिपक्व होते हैं। कहने का मतलब है कि फीमेल पार्ट और मेल पार्ट दोनों एक साथ परिपक्व होने चाहिए। पुमंग का मतलब होता है मेल पार्ट और जायांग का मतलब होता है फीमेल पार्ट, ठीक है। और दूसरा आपका इसी में परपरागण में दिया है कि इसमें एक ही पुष्प के पुमंग व जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं ताकि स्वपरागण ना हो सके। क्योंकि अगर दोनों एक साथ विकसित होने लगेंगे, जैसे कि अभी आपने मेरे डायग्राम में भी देखा था यहाँ पे कि दोनों ही पुष्पों में आप देख रहे हैं फीमेल पार्ट और मेल पार्ट तो है, लेकिन इनमें जो भी ग्रोथ होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है। एक साथ होगी तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, यानी कि स्वपरागण हो जाएगा। और यहाँ पर आपको परपरागण करना है, ठीक है। दूसरा आपका पॉइंट है इसमें स्वपरागण में कि एक ही पुष्प में या एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच में होता है। और उसी में दूसरा पॉइंट है परपरागण में कि ये इसमें दो अलग अलग पौधे पर लगे फूलों के बीच में होता है, ठीक है। दोनों अलग अलग पौधे थे, जैसे कि अभी आपने देखा भी है। तीसरा पॉइंट है कि किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है, इसे खुद से इसमें हो जाता है। लेकिन परपरागण में बाह्य साधन की आवश्यकता होती है, जैसे वायु, जल, कीट, जंतु, इन सभी की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो इस तरह से जो है आई होप आप समझ गए होंगे परागण के बारे में। तो इस तरह से आप जो है इसके बारे में नोट डाउन कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन क्या होता है। तो पौधों का ही हमें पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी बहुत जानकारी ले लेंगे। तो इसमें क्या होता है लैंगिक जनन में कि इस प्रकार के जनन में नर तथा मादा दोनों ही भाग लेते हैं, जैसा कि अभी आपने पहले भी समझा है। और शिशु से दो विशेष कोशिकाओं के मिलने से बनता है। शिशु जो होता है वह दो विशेष प्रकार के कोशिकाओं से मिलने से बनता है, जिन्हें हम युग्मक कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं, इसे ये जो है आपका दोनों ही फीमेल पार्ट और मेल पार्ट है, इन दोनों को मिलाने से बनता है, ठीक है। प्रायः उनमें क्या होता है कि एक युग्मक दूसरे युग्मक की अपेक्षा अधिक सक्रिय तथा छोटा होता है, ठीक है। दोनों ही सेम नहीं होते हैं। तो सक्रिय और छोटा युग्मक नर से प्राप्त होता है, इसे शुक्राणु कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी युग्मक होता है, क्योंकि आपको पता है कि लैंगिक जनन में दोनों होते हैं, नर और मादा। तो नर का जो भी जनन भाग होता है उसमें से जो भी चीज़ निकलती है वह छोटी होती है, लेकिन बहुत ही एक्टिव होती है, सक्रिय होती है। क्योंकि जो भी चीज़ होती है ना, अगर जो भी रिप्रोडक्शन होता है, मेनली आप इतना समझ लीजिए कि जो नर वाला पार्ट है उसी को ही ट्रेवल करना है, उसी को ही जो है यात्रा करनी है
है और जो है फीमेल के पास पहुंचना होता है। ठीक है, फीमेल कहीं नहीं जाती, वो एक जगह पे फिक्स बनी रहती है। इसी वजह से कहा जाता है कि होता है और बड़ा होता है, इसे जो कि मादा से आता है और इसे हम अंडाणु कहते हैं। तो अंडाणु वाला हिस्सा जो होता है वह एकदम शांत होता है। ठीक है, वो निष्क्रिय होता है लेकिन बहुत बड़ा होता है। और जो शुक्राणु वाला हिस्सा है वो छोटा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि उसको अंडाणु के पास पहुंचना होता है। ठीक है, और यदि कोई जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करे तो उसे हम नर कहते हैं, और यदि कोई जीव केवल अंडाणु उत्पन्न करे तो उसे हम मादा कहते हैं। बहुत सी स्पीसीज जैसे मनुष्यों में नर तथा मादा दोनों स्पष्टता संभव हो जाते हैं। ठीक है, वैसे दिख जाते हैं कि कौन नर है और कौन से मादा है। लेकिन कुछ स्पीसीज जैसे मनुष्यों के अलावा जैसे केचुआ, हाइड्रा में एक ही जीव नर तथा मादा दोनों युग्मकों को उत्पन्न करते हैं। तो हाइड्रा, केचुआ वगैरह जो है वो द्विलिंगी है या उभयलिंगी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है वह दोनों होते हैं, एक ही में नर भी होगा और एक ही में मादा होगा। केचुआ को आपने देखा होगा कि वो दोनों साइड से चलता है ना, क्योंकि उसका एक साइड जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है और दूसरा साइड उसका मेल पार्ट होता है। तो ऐसे जीवों को उभयलिंगी कहते हैं या द्विलिंगी। तो लेकिन ये उभयलिंगी जीव एक ही समय में या तो नर युग्मक उत्पन्न करते हैं या मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार एक समय में ये एक लिंगी जैसे नर या मादा के रूप में ही काम करते हैं। इसीलिए इन जंतुओं में भी जनन के लिए अलग अलग नर तथा मादा की आवश्यकता होती है, और इनमें से एक युग्मक नर से आता है और दूसरा मादा से। नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। लैंगिक जनन एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों में होता है, और बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन बहुत ही सामान्य होता है। तो यहाँ पर जो है आपने कुछ चीज़ें को समझा होगा कि नर और मादा जो है वह क्या रिप्रोड्यूस करते हैं। नर से है शुक्राणु निकलता है और मादा से जो है वह अंडाणु निकलता है। तो अब हम पढ़ेंगे पौधों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यहाँ पर क्या होता है कि अभी पहले आप चीज़ों को पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पर पढ़िएगा। ठीक है, पहले मैं एक बार समझा देती हूँ क्या लिखा है, पहले यहाँ डायग्राम से आप समझिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो आपका पोर्शन दिख रहा है ये है आपका एक मतलब पूरा पार्ट। ठीक है, फ्लावर में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये होता है आपका, ये सारी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। और साथ ही जो इसमें ये वाला हिस्सा होता है, ये जो फूला सा हिस्सा दिख रहा है इसे हम बोलते हैं इसका फीमेल पार्ट है, और ये जो आपका लंबा सा हिस्सा दिख रहा है ये मेल वाला पार्ट है, शुक्राणु से आता है। ठीक है, ये शुक्राणु है, उसी की संरचना है, ये एक शुक्राणु की संरचना है। ये जो शुक्राणु है ना, इसके अंदर दो नर युग्मक होते हैं, ये करोड़ों में होते हैं। ठीक है, लगभग 3 मिलियंस होते हैं, और लगभग एक शुक्राणु में क्या होता है कि 2 नर युग्मक होते हैं। और ये लेकिन ये मैं सिर्फ पुष्पों की बात कर रही हूँ, आपको पौधों के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो पौधों को ही ध्यान में रख के पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है एक शुक्राणु की मैंने संरचना आपको दिखाई है। ठीक है, ये क्या होता है कि इसके अंदर जो है यह 2 नर युग्मक होते हैं। इसके अलावा ये जो है ये पराग नलिका होती है। ठीक है, ये नली होती है, और यहाँ पर एक केंद्रक होता है। ये जो है ये यहाँ पर बहुत सारे शुक्राणु होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि परागकण जो हैं पॉलन ग्रेन्स वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ढेर सारे होते हैं। ठीक है, उनमें कंपटीशन होता है कि कौन सबसे पहले जो है वह अंडाणु के पास पहुंचेगा, यानी कि उसके ओव्यूल्स के पास पहुंचेगा, बीजांड के पास पहुंचेगा। तो जो पहले पहुंच जाता है उसी की जीत हो जाती है। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी रेसिंग हो रही है, लेकिन सभी क्या होते हैं, कुछ रास्ते में ख़राब हो जाते हैं, कुछ सूख जाते हैं बीच में ही, जैसे कि ये वाले हो गए हैं ना। यहाँ पर क्या है आप देख रहे हैं कि कुछ जो है वह सूख गए हैं, ये वाला हिस्सा तो सूख ही गया, ये वाला भी सूख गया, ये भी सूख गया, लेकिन सिर्फ ये वाला जो है वह नीचे तक पहुंच गया है ना। ये वाला देख रहे हैं आप अंदर तक पहुंच गया। तो इसके अंदर जो है नर मतलब 2 नर युग्मक है, और ये 2 नर युग्मक जो है इसके मतलब कि ओव्यूल्स में जो होते हैं वो आपके जो एग्स होते हैं उसको क्या करता है, फर्टिलाइज कर देता है। ठीक है, तो इसमें जब क्या होता है कि जो ये वाला हिस्सा होता है इसमें जो ओव्यूल्स होते हैं, आप देख रहे हैं कि जो 2 ओव्यूल्स होते हैं वो मतलब कि दो जो एग्स होती हैं वो एक नर युग्मक से, और एक जो होता है वो एक नर युग्मक से मतलब फर्टिलाइज होता है, निषेचन होता है, यानी उनका संलयन होता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर 2 प्रकार का 2 बार निषेचन होता है, इसीलिए इसको हम लोग द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। प्लांट्स में यही होता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ प्लांट्स का पढ़ा रही हूँ, इसलिए प्लांट्स को ही आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसका जो ये वाला हिस्सा है इसे हम पुष्पासन कहते हैं। इसमें ये पुष्पवृंत होता है, ये बाह्य दल और दल हैं। ठीक है, ये क्योंकि अभी एक
फूल है, ये अभी फूल है, अभी ये कुछ टाइम के बाद फल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है इसमें जाएगा, ये आपका जो है यहाँ पर मिलेगा और इधर ये दोनों एग्स के साथ मिलेगा। और फिर उसके बाद ये नर युग्मक आप देख रहे हैं, दो नर युग्मक है ना, ये दोनों नर युग्मक यहाँ पर पहुँचेंगे और फिर निषेचन की क्रिया होगी। तो अब ये जो चीज़ों को आपने अभी देखा है, तो चलिए इसको हम एक बार पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, अभी और भी डिटेल्स में मैं बताऊंगी, पहले इतना पढ़ लेते हैं फिर। तो फूल पौधे का जनन अंग होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पौधों में दो तरह के जनन अंग होते हैं, एक होता है उसका वेजिटेटिव पार्ट, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में क्या आता है, उसकी जड़, तना और पत्ती आती है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट में बीज और फल आते हैं, ठीक है, फूल आते हैं। तो फूल को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो फूल पौधे का जनन अंग होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें पुंकेसर यानी कि नर होते हैं, और तथा स्त्री केसर यानी कि मादा जनन अंग होते हैं। और पुंकेसर यानी जो नर वाला भाग है, उसके अग्र भाग पर पराग कोश होते हैं, और पराग कोश में पराग कण होते हैं, और परागकण छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, और ये नर युग्मक बनाते हैं। और इसमें क्या होता है, स्त्री केसर का जो आधार होता है वह चौड़ा होता है, तथा ऊपर जाते जाते पतला हो जाता है, और निचले चौड़े आधार को हम अंडाशय कहते हैं, और इसमें अंडाणु होते हैं, और अंडाणु में बीजांड होते हैं। और स्त्री केसर के ऊपरी भाग को हम वर्तिका कहते हैं, और वर्तिका का अग्र भाग चिपचिपा होता है, जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। और परागकण हवा, पानी या कीटों द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, और पराग कोश से परागकण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तब ऐसी प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं, ठीक है। परागण आपने देखा होगा, यहाँ पे कट किया है, बीच में व्हाइट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि ये परागण प्रोसेस है, पॉलिनेशन है, जो कि अभी आपने देखा है, ठीक है। परागण के बाद पराग कोश को एक पराग नली परागकण के बाद पराग कोश से क्या होती है कि एक पराग नली निकलती है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये पॉलन ट्यूब, ठीक है, ये पराग नली निकलती है। ये नली पहले नहीं रहती है, बाद में निकलती है। ये जो नली है ना, ये वाली नली यही वाली है, ठीक है, ये इसमें बाद में निकलती है। और इसी की बात किया गया है कि इसका पहले जो फीमेल वाला होता है, नीचे वाला पार्ट चौड़ा होता है, बाकी ऊपर जाते जाते पतला हो जाता है, जबकि मेल वाला पार्ट पतला सा होता है, लेकिन ऊपर उसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे पराग कोश में पराग कण होते हैं। तो उसने इसी की बात बोली है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है कि पराग नली में दो नर युग्मक होते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने आपको बताया, यहाँ पे दो नर युग्मक आपको देख रहे हैं, ठीक है, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो नर युग्मक होते हैं, और इनमें से एक नर युग्मक पराग नली में से होता हुआ बीजांड तक पहुँच जाता है, और यह बीजांड के साथ संलयित हो जाता है, जिससे एक युग्मनज बनता है, और ऐसे संलयन को हम निषेचन कहते हैं। और युग्मनज माइकोटिक विधि द्वारा कई बार विभाजित होता है, जिससे पौधा बन जाता है। जबकि जो आपको यहाँ पर दूसरा वाला जो एग है, ठीक है, मतलब सॉरी, दूसरा वाला जो आपका ये स्पर्म है, यानी कि जो आपका शुक्राणु वाला हिस्सा है, क्योंकि ये दो है ना, एक ये और एक ये जो दूसरा वाला है, वो इस वालों के साथ जो है, इनके साथ जो है, वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, मतलब फर्टिलाइज करके, ठीक है, फर्टिलाइज करता है। फिर उसके बाद जो बनता है वह, उसे हम भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश का काम होता है कि जो अभी आपका जो बना है, ठीक है, जो भ्रूण बना है, उसको पोषण देना, तब तक पोषण देना जब तक कि वह एक पौधा ना बन जाए। तो अभी इस प्रोसेस को अभी आप अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर आपको एक नया वर्ड सुनने को मिला होगा, निषेचन। तो निषेचन क्या होता है, इसको समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है निषेचन में, कि बीजांड के भ्रूण कोश में प्रवेश करने के बाद पराग नलिका का शीर्ष गल जाता है। देखिए आपने देखा है कि इस तरह के होते हैं, ठीक है। ये आपका जो ये वाला हिस्सा है ना, पॉलन ग्रेन, ये आपका निकल के मान लीजिए गया, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। ये एक वाले का डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, फिर ये धीरे धीरे गल जाता है, और फिर ये एक नली बनाती है, जिसे हम पराग नलिका कहते हैं। यही वाला हिस्सा है जो ये पोर्शन है, दो नरयुग्मक लिखे हैं ना, ये नरयुग्मक जो है बाद में क्या होते हैं, पिघल करके जो है पहुँच जाते हैं एक नली बना करके अंडाशय के पास, ठीक है। फिर क्या होता है कि इसका शीर्ष जो है वो गल जाता है, ठीक है, तथा उसमें उपस्थित नलिका जो है वो नलिका केंद्रक भी लुप्त हो जाती है। फिर क्या होता है कि दोनों नरयुग्मक अब भ्रूण कोश के जीव द्रव्य में मुक्त हो जाते हैं, और इनमें से एक जो है वह अंड कोशिका में घुसकर उसके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है, मिल जाता है, और इस प्रकार मुख्य निषेचन की क्रिया समाप्त हो जाती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि फीमेल और मेल का क्या होना है, आपस में संलयित होना, ठीक है, उसका फ्यूजन होना, मिल जाना, ठीक है। तो इसमें युग्मनज का निर्माण होता है, और फिर युग्मनज आगे चलकर भ्रूण बनता है। भ्रूण का मतलब है कि एक, फिर बाद में वो बेबी बन जाता है, ठीक है, प्लांट बन जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप इस
प्रोसेस को समझ सकते हैं कि क्या है। एक बार फिर से फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन इज द एक्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट। मतलब जाइगोट को बनाना, जाइगोट का मतलब होता है क्या, भ्रूण बनाना, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम में मैंने दिखाया है बना के कि कैसे यहाँ पे जो है बना है, ठीक है। एक एक चीज को समझेंगे हम यहाँ पर, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, बहुत सारे परागकण होते हैं, ठीक है। उनमें से सिर्फ एक ही होता है जो कि गल करके क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब बनाता है। पॉलन ट्यूब का मतलब पराग नलिका बनाता है। और ये आपकी क्या है, स्टिग्मा वाली हिस्सा है, स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र वाला हिस्सा है। और ये पॉलन ग्रेन्स यानी कि परागकण है, ठीक है। ये परागकण जो है पिघल करके जब पराग नलिका बनाएंगे तो स्टिग्मा से होते हुए ये कहाँ पहुंच जाएंगे, आपके इस ओवरी के ओव्यूल्स में, ठीक है। ये ओवरी हिस्सा है, बड़ा वाला हिस्सा ओवरी है, और ये छोटा वाला अंदर का हिस्सा ओव्यूल्स है। और ओव्यूल्स में क्या होते हैं, एग्स होते हैं, ठीक है। जो कि ये आपका क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल गैमेट्स होते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और देख रहे होंगे आप कि ये जो यहाँ पर जो है एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। इसमें बहुत सारे एक्स होते हैं लेकिन इनमें से सिर्फ 3 ही होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये जो ओवरी है इसमें आ गया, ठीक है। ये वाला मेल गैमेट्स जो है दोनों, मतलब मेल गैमेट्स कहने का मतलब है कि दो नर युग्मक, जिसे हम कहते हैं, गैमेट्स को हिंदी में युग्मक कहते हैं। ये युग्मक जो है ये आपस में, ये आप दो देख रहे हैं ना, ये दोनों चल करके यहाँ पर आ गए, पिघलते पिघलते चले आए, ठीक है। अब ये जब आए तो क्या होता है कि इनमें जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये दोनों जो अलग अलग मैंने अलग अलग दिखाया है, ठीक है। एक बार यहाँ फ्यूज, सिर्फ इसमें से जो 2 है तो एक जो है वो इसके साथ फ्यूज हो जाता है और बाकी जो ये एक है वो इन दोनों के साथ फ्यूज होता है। फ्यूज का मतलब मिलना, संलयित होना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तो 2 मिल गए, ठीक है, एक नर और मादा मिले, तो इसीलिए इसको हम एक फीमेल और एक गैमेट, एक फीमेल और एक मेल मिले, तो इसलिए इसे हम कहते हैं कि यहाँ पर डिप्लॉयड बनता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसने ये दोनों के साथ दोस्ती कर ली, ये 2 मेल्स, मतलब एक मेल ने 2 फीमेल्स के साथ मिलकर फ्यूजन किया, तो यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन होता है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वह 2 बार होता है। देखिए कैसे हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इसने इसके साथ फ्यूज़ किया, ठीक है, और ये वाला हिस्सा है इसने इन दोनों के साथ फ्यूज़ किया। जब यहाँ फ्यूज़ किया तो ये 3 बने और यहाँ पर फ्यूज़ किया तो ये 2 बने। ये जो मेन वाला जो फर्टिलाइजेशन, मेन जो निषेचन होता है वो ये है, यही भ्रूण बनेगा। लेकिन जो ये वाला निषेचन हुआ है ये भ्रूण कोश बनाता है, जिसे हम इंग्लिश में एंडोस्पर्म कहते हैं। इसी के कारण इसको, क्योंकि ये 3 बनाए हैं इसलिए इसको ट्रिप्लॉइड कहते हैं, और क्योंकि ये सिर्फ 2 ही बने हैं इसीलिए इसको डिप्लॉइड कहते हैं, ठीक है, डिप्लॉयड जाइगोट कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ जाइगोट देख रहे हैं 2n बन रहा है, तो इसलिए अब आपने यहाँ पे क्या देखा कि एक बार यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, क्योंकि एक नर युग्मक ने क्या किया, इसके साथ फर्टिलाइज किया और एक ने जो है वो इसके साथ किया। तो एक फर्टिलाइजेशन यहाँ, एक निषेचन यहाँ हुआ और एक निषेचन यहाँ हुआ, तो 2 बार निषेचन हुआ ना, तो इसीलिए इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन कहते हैं। तो पौधों में जो होता है वह द्विनिषेचन होता है। तो इस प्रकार जो है यह एक जो सिर्फ अभी इसने सिर्फ हमने एक चीज़ पढ़ी कि एक जो है वो आगे चल के भ्रूण बन गया, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा नर युग्मक है इसमें क्या लिखा है कि जो दूसरा नर युग्मक है वह दोनों ध्रुवीय केंद्र को, यानी कि वो जो 2 आपको 2 एक्स दिख रहे थे उनके साथ संलयन करके एक त्रिगुणित यानी कि ट्रिप्लॉयड केंद्रक बनाता है, जिसे कि प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक कहते हैं। इसका बस यही काम होता है कि जब तक आपका जो भी प्लांट है, मतलब जो भी बीज है वो मतलब बोया ना जाए, जब तक वो प्लांट में बदल ना जाए तब तक वो उसको पोषण देता है। क्योंकि आपको भी पता है कि जो बीज होते हैं उसमें भी जान होती है, क्योंकि आपने उसको बोया है तभी वो ग्रोथ करके एक प्लांट बना है। तो उसमें जान कहाँ से आएगी, उसको भोजन कहाँ से मिलेगा, तो उसको भोजन इस ट्रिपल फ्यूजन से मिल रहा है। ये जो ट्रिप्लॉयड बन रहा है इसी से मिल रहा है, ठीक है, इस एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूण पोष से मिल रहा है। तो इस प्रकार जो है ये प्रोसेस हुआ। अब हम पढ़ेंगे कि पुष्पों में निषेचन के बाद कौन कौन से बदलाव हो जाते हैं। तो अभी तक आपने देख लिया निषेचन की क्रिया हो गई, ठीक है, जो नर युग्मक है वो मादा के पास पहुँच गया, उनका संलयन हो गया और वहाँ पे भ्रूण बनना
स्टार्ट हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए कि पुष्प में निषेचन के बाद अनेक बने, इसके फलस्वरूप पुष्प के अंडाशय से फल का तथा बीजांडों से बीज का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा भी है, मैंने बताया भी है कि ये वाला जो हिस्सा होता है ओवरी वाला, ये आपका अंडाशय वाला हिस्सा जो फल बन जाएगा, और इसके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं जिसे हम बीजांड कहते हैं वो बीज बन जाते हैं। ठीक है, और पुष्प में प्रमुख बदलाव कुछ इस प्रकार होते हैं। सबसे पहला है बाह्य दल में क्या होता है, देखिए जैसे कि आपने देखा था कि पुष्प में बहुत सारे पार्ट्स थे। ठीक है, आपने अभी यहाँ पर देखा ये आपका बाह्य दल, पुष्पासन दल, ये सारे पोर्शन है ना, लेकिन इनका होता क्या है ये यहाँ पर आपको पता चलेगा कि बाह्य दल प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं। जैसे कि टमाटर, बैगन, रसभरी आदि में आपने देखा होगा कि टमाटर में ग्रीन ग्रीन वाला जो हिस्सा लगा होता है ना वो बाह्य दल होता है। ठीक है, फिर दल में क्या होता है कि यह भी मुरझाकर झड़ जाता है, गिर जाता है, जो चमकीला कलरफुल पार्ट होता है वो गिर जाता है। पुंकेसर सूखकर गिर जाते हैं। ठीक है, वर्तिकाग्र भी सूखकर गिर जाता है, वर्तिका मुरझा जाते हैं, अंडाशय फल में बदल जाता है, और बीजांड क्या होता है बीज में बदल जाता है, और अंडाशय की भित्ति जो है वह फल भित्ति बनाती है। तो इस प्रकार अंत में फल तथा इसके अंदर एक या अनेक भ्रूणपोषी या अभ्रूणपोषी बीज होते हैं। ठीक है, यानी कि फलों के अंदर बीज होते हैं, जैसे कि एक या अनेक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि किसी किसी में एक ही बीज होता है। जैसे आपने देखा होगा जैसे कि आपका अखरोट हो गया, सॉरी अखरोट नहीं, जैसे मान लीजिए बादाम हो गया। ठीक है, या फिर जिसमें सिर्फ एक ही बीज होते हैं जैसे लीची हो गई। ठीक है, और इसके अलावा बहुबीजी अगर कहेंगे तो अमरूद हो गया। ठीक है, अमरूद बहुबीजी है, लेकिन आम क्या है उसमें सिर्फ एक ही बीज होते हैं। तो इस प्रकार का भाग जो है वह बनता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसीलिए जो अंडाशय है इसको फ्यूचर फ्रूट कहा जाता है और बीजांड को फ्यूचर सीड कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे जंतुओं में लैंगिक जनन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो जंतुओं में लैंगिक जनन विभिन्न विधियों से होता है। लैंगिक जनन के समय यहाँ पर सिर्फ हम जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, मनुष्यों के बारे में नहीं। ठीक है, सिर्फ जंतुओं में रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो समझेंगे कि जंतुओं में लैंगिक जनन विभिन्न विधियों से होता है। लैंगिक जनन के समय एक कोशिकीय जीव आकार तथा आकृति में समान होते हैं, और बहुकोशिकीय जीवों में नर यानी कि शुक्राणु तथा मादा जो यानी अंडा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे कि फीमेल उसमें आपने पढ़ा भी अलैंगिक में, वैसे इसमें भी होता है कि नरों से शुक्राणु और मादा से अंडाणु उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उभयलिंगी जीवों में एक ही जीव एक समय में शुक्राणु या अंडा उत्पन्न करेंगे, जैसे कि मेढक या केचुए। ठीक है, मेढक और केचुए क्या होते हैं, दोनों उभयलिंगी होते हैं, अभी आपने इसके बारे में पढ़ा भी। तो जंतुओं में निषेचन जो है वह दो प्रकार से होता है, एक तो बाह्य निषेचन होता है, दूसरा आंतरिक निषेचन होता है। बाह्य निषेचन का मतलब होता है कि यह मेढक वगैरह में होता है। जैसे बाह्य निषेचन मेढक में पाया जाता है। मेढक में नर और मादा दोनों ही जीव संभोग करते हैं, यानी कि उनमें संलयन होता है, निषेचन की क्रिया होती है, और अपने अपने युग्मकों को पानी में छोड़ देते हैं। नर अपना जो है शुक्राणु और मादा अपने अंडाणु को पानी में छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है कि शुक्राणु जो है वो अंडे को पानी में निषेचित कर देता है, यानी दोनों आपस में मिल जाते हैं, मिलना ही निषेचन कहलाता है, और ऐसे निषेचन को हम बाह्य निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन जो होता है यह कीट, मकड़ी, मवेशी, कुत्ता, मनुष्य, बाकी ऐसे ही अन्य जंतुओं में होता है। तो इसमें क्या होता है, नर अपने शुक्राणु को मादा के शरीर में अंदर छोड़ते हैं, और शुक्राणु जो है वो अंडों को मादा के शरीर के अंदर ही निषेचित करते हैं, बाहर नहीं। ठीक है, जिसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। डिटेल्स में अगर हम पढ़ेंगे इंटरनल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है, यानी कि भ्रूण बनता है। ठीक है, फिर निषेचन के तुरंत बाद युग्मनज जो है वह विकसित होना प्रारंभ कर देता है, और युग्मकों में अपने माता पिता की तुलना में आधी संख्या में गुणसूत्र होते हैं। आपने जैसे कि अभी मैंने बताया था ये बात कि आधा माता का और आधा पिता का गुण होता है, मिला करके जो है एक जीव बनते हैं। और निषेचन से जब दो युग्मक अपने आधी संख्या में गुणसूत्र होते हैं और मिलते हैं, तब जीव में क्रोमोसोम की संख्या पूरी हो जाती है। तो अगर आपसे कहें कि मनुष्यों में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 होते हैं। तो 23 गुणसूत्र माता से मिलते हैं और 23 जो होते हैं वो पिता से मिलते हैं, और मिलकर के एक पूरा गुणसूत्र बनता है और एक जीव बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार का इंटरनल रिप्रोडक्शन होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे सीड्स के बारे में, यानी कि बीजों के बारे में। तो फलों में अभी आपने देखा फल बन गए हैं, अब बीज क्या होते हैं।
कि बीज पौधों का अत्यंत सूक्ष्म जीव है और यह सूक्ष्म जीव से वयस्क पौधे का निर्माण होता है। और बीजों का निर्माण गर्भाशय में होता है, यानी कि उसके जो अंडाशय है उसमें होता है। और बीज पौधे का वह भाग है जो फलों के अंदर ही सुरक्षित रहता है तथा नए पौधे को जन्म देता है। अतः बीज की सुषुप्ता पौधा पौधा भी कहा जा सकता है, यानी बीज को हम सुषुप्ता पौधा कह सकते हैं, सोया हुआ पौधा कह सकते हैं। ठीक है, तो बीज के बारे में ये कुछ बातें हैं। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर सीड्स के बारे में। तो सीड्स क्या होते हैं, सीड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रकीर्णन। ठीक है, यानी कि बीजों का फैलाव। तो फल तथा बीजों का अपने मात्र पौधों से अलग होकर दूर जाकर गिरना ही प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन का मतलब है कि दूर तक फैल जाना। ठीक है, उनका फैलाव होना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसा कि आपने देखा कि जब फल क्या होता है कि एकदम पक जाता है, ठीक है, तो वो नीचे आकर चूकर गिर जाता है, तो उनके बीज क्या हो जाते हैं, फट के ज़मीन में गिर जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि कुछ फलों के जो होते हैं वह ऊपर ही फट जाते हैं, जैसे जो हल्के होते हैं, जैसे कि रुई वगैरह में आपने कपास में देखा होगा, तो वो हवा में उड़ने लगते हैं। तो फटने वाले फलों में जो बीजों का प्रकीर्णन होता है और तथा ना फटने वाले फलों में जो फलों में संपूर्ण फल ही क्या होता है, विकसित होता है। तो जो बीज फट जाते हैं तो उनका तो प्रकीर्णन होगा, लेकिन जो नहीं फटते हैं तो उनमें जो पूरा का पूरा जो फल है वही क्या होता है, एक बीज का काम करता है, तो उसी को बाद में बो दिया जाता है। तो अब हम बीजों के प्रकीर्णन के बारे में पढ़ेंगे। तो बीजों का प्रकीर्णन कई प्रकार हो सकता है। वायु द्वारा, पानी या जल के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा हो सकता है। और कभी कभी तो ये स्वयं भी फूट जाते हैं, जैसे कि मदार में आपने देखा होगा, मदार के जो फल है ना वो अपने आप फूट जाते हैं। और फिर आप देखते होंगे कि रुई उड़कर कहीं ना कहीं आने लगती है। अक्सर आपने आंधियों में देखा होगा कि उसकी रुई जो है वो उड़ती रहती है, तो वो फटने के कारण होती है। तो वायु द्वारा प्रकीर्णन कैसे होता है कि इसमें बीजों के प्रकीर्णन का माध्यम हवा होता है। इस माध्यम के प्रकीर्णन में वही बीज आते हैं जिनका भार सूक्ष्म होता है, मतलब बहुत जो हल्के हैं वही उड़ सकते हैं, भारी वाले तो उड़ नहीं पाएंगे। और संख्या में क्या होते हैं, अधिक से अधिक होते हैं, और जिनको दूर दूर तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होती है। जैसे शीशम, आर्किड, सूरजमुखी, इनके जो बीज होते हैं ना वो हवा में उड़ जाते हैं। तो और पानी या जल द्वारा प्रकीर्णन कैसे होता है कि इस प्रक्रिया में बीजों का प्रकीर्णन जल के माध्यम से होता है। और इस प्रकार के प्रकीर्णनों में बीजों की संख्या अत्यधिक होती है और इनके बीज अत्यधिक चिकने व जलरोधी होते हैं। और ये बीज जल की लहरों के साथ बह जाते हैं और किनारों पर बीजों का प्रकीर्णन होता है। जैसे कि कमल, सिंघाड़ा वगैरह जो होते हैं या नारियल वगैरह होते हैं, वो ऐसे ही उनमें प्रकीर्णन होता है बीजों का। कमल के आपने देखा होगा, कमल पानी में रहता है ना, तो उसमें भी इसी प्रकार का प्रकीर्णन होता है जिसके कारण वो विकसित होता है। सिंघाड़ा भी पानी में रहता है तो उसमें भी ऐसे ही होता है। अब हम तीसरा पॉइंट है पढ़ेंगे जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन। तो क्या होता है इसमें कि इस प्रक्रिया में जीव जंतु बीजों का प्रकीर्णन अपने मल के माध्यम से करते हैं। जैसे जीव जंतु जिनके फलों को खाते हैं, ठीक है, जिन मान लीजिए कोई है जिनके उन फलों को खा लिया, तो उन फलों में बीजों का समावेश होता है और वह बीज जो है वह उसके मूल के साथ बाहर आ जाते हैं और बीजों का प्रकीर्णन करते हैं। जैसे कि लटजीरा या गोखरू वगैरह में ऐसा ही होता है, जिसे जंतु खा लेते हैं और फिर उनके जो गोबर होते हैं उन्हीं में से निकलता है और उनका प्रकीर्णन हो जाता है। मनुष्यों द्वारा प्रकीर्णन कैसे होता है, जैसे इस प्रक्रिया में मनुष्यों द्वारा बीजों का उपयोग करने पर, उनके खाते समय बीजों का फैलाव होने पर, या उनके पैरों द्वारा प्रकीर्णन होता है, या जीवों द्वारा भी ऐसे ही होता है कि उनके पैरों से चिपक कर पहुंच जाए। या फिर हो सकता है कि मनुष्यों ने खाकर फल, जैसे हम लोग क्या करते हैं, फल खाकर बीज कहीं ना कहीं फेंक देते हैं। जामुन खाया फेंक दिया, आम खाया उसकी गुठलियाँ फेंक दी, लीची खाया उसको फेंक दिया, ठीक है। तो उस तरह से फलों का जो हम लोग बीजों का फैलाव करते हैं वह भी क्या है, एक प्रकार का प्रकीर्णन ही होता है। तो इस प्रकार से जो है हमने प्रकीर्णन के बारे में समझा, जो कि बीजों के फैलाव का ही एक माध्यम है। तो आई होप आप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप समझ गए होंगे। तो इसमें आपने पूरे वीडियो को समझ लिया है। तो मैं जो है इस मतलब टॉपिक का जो है आपको प्लेलिस्ट में पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी, मतलब इसका डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप जो है इसका नोट्स बना लीजिएगा, या फिर आप पॉज करके भी नोट्स साथ में बनाते हुए चल सकते हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी हमारा वीडियो मिल सके। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स के थ्रू वहाँ पर आप कमेंट करके भी बोल सकते हैं, तो हम आपको जो है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह से जो है
अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के माध्यम से मिलेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।